हेलो दोस्तों, आज एक बार आपका फिर से स्वागत है एक क्लासेस जिसमें अपने बायोलॉजी के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे आहार नाल के बारे में। देखिए, इससे पहले जब हमने बात की थी उसमें हम एक एक्स्ट्रा और बात करते हैं ताकि आपको अच्छे से ध्यान में रहे कि आहार नाल जो होती है, आहार नाल की अगर बात करें तो आहार नाल में दो चीज़ें हैं भाई। एक तो है आहार नाल के अंग और एक है ग्रंथियां, यानी आहार नाल के किस भाग के अंदर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, इसका हमें बेसिक सा नॉलेज होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें, आहार नाल का पहला भाग था मुख गुहा। हालांकि ये मुख से शुरू हो जाती है, मुख गुहा। उसके बाद था ग्रसनी, फिर ग्रशिका, नेक्स्ट है अमाशय, उसके बाद छोटी आंत और सबसे लास्ट में थी बड़ी आंत। अब हम किस भाग से कौन सा एंजाइम स्रावित होगा या किस भाग में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं उनके बारे में जस्ट देखते हैं थोड़ा सा। मुख गुहा के अंदर ग्रंथियां पाई जाती है जिनको अपने बोला जाता है लार ग्रंथियां। देखिए मित्रों, बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़नी है आपने बायोलॉजी, और ऐसा कोई भी पक्ष नहीं रहेगा जो आपको अच्छे से नहीं करवाया जाएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेने का मैं आपको मौका दूंगा बीच में, उसमें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथियां होती हैं। ग्रशिका और ग्रसनी के अंदर किसी भी प्रकार की ग्रंथियां नहीं होती। अमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां होती हैं। अमाशय में ग्रंथियां होती है जिनका नाम होता है जठर ग्रंथियां। उसके बाद छोटी आंत में ग्रंथि होती है जिसे हम ब्रूनर ग्रंथियां या फिर ब्रूनर ग्रंथि भी बोल सकते हैं। इसके बाद में बड़ी आंत में किसी भी प्रकार की ग्रंथियां नहीं होती। और जस्ट अगर इसके बाद बात करें तो दो ग्रंथियां और हैं जिनको अपने एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। कौन कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि, इनके बारे में भी अपने पढ़ेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं। एक बार थोड़ा सा देखिए, इसके अंदर हमने मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथियों के बारे में बात की है। तो लार ग्रंथियों से अपने देखते हैं कि कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं, उनका क्या क्या कार्य है। लार ग्रंथियों में अगर अपने बात करें तो लार ग्रंथियां बेसिकली कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी। मानव में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी। यहां पे आपको नाम भी याद करना आवश्यक नहीं है क्योंकि 10th तक के लेवल तक अगर अपने बात करें तो इनका नाम भी नहीं है। जैसे कौन कौन सी? पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। 3 जोड़ी होती है, 2-2 की संख्या में होती है, यानी टोटल 6 होती है, ठीक है ना। अब देखिए, लार ग्रंथियों से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। लार ग्रंथियों में एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, या फिर इसको अपने बोलते हैं लार्य एमाइलेज। टाइलिन या फिर लार्य एमाइलेज, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि टाइलिन या लार्य एमाइलेज जो है ये किसका पाचन करता है। टाइलिन या फिर लार्य एमाइलेज स्टार्च, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होती है, इस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसका मुख्य कार्य ये है। तो स्टार्च क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, जो कि जटिल फॉर्म में होता है, इसको ये तोड़ के और सरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। एक तो था टाइलिन
या फिर एमाइलेज जिसको अपने बोल सकते हैं। दूसरा होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम भी एक एंजाइम है। अब देखिए सबसे पहले इसके बारे में इंटरेस्टिंग बातें देखते हैं अपने क्या होता है। पहली बात, लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है ये जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये जीवाणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। यानी भोजन के साथ जो जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो मुख के अंदर लाइसोजाइम जो है वो जीवाणुओं को नष्ट कर देगा। ठीक है ना? किस प्रकार से नष्ट करेगा? कोशिका भित्ति को गलाकर। कोशिका भित्ति को गलाकर। ठीक है ना? इससे जुड़ी हुई एक फैक्ट ये है कि जब भी आप रोते हो तो अपने आंसुओं को जाया मत जाने दिया करो। क्यों? क्योंकि हमारे आंसुओं में भी लाइसोजाइम पाया जाता है। तो कोशिश किया करो कि जब भी आंखों में पानी आए तो उस पानी को अपने पूरे मुंह पे लगा लिया करो, ताकि फोड़े फुंसियां जो होती है उनमें किसी भी प्रकार का अगर कोई बैक्टीरिया है या आपके माउथ के ऊपर अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो किल हो जाता है। ठीक है ना? ये लाइसोजाइम की सबसे बड़ी खासियत होती है। इसके साथ साथ देखिए लाइसोजाइम जो होता है, बाबा रामदेव ऐड करते हैं, बहुत बार ऐड करते हैं कि गाय का गौमूत्र पिया करो। गाय का गौमूत्र पिया करो। तो गौमूत्र में भी कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। अब ये मत सोच लीजिए कि हमारे मूत्र में भी लाइसोजाइम पाया जाता है। गौमूत्र का पूरे घर में छिड़काव करने से जो रोगाणु कीटाणु हैं वो एक बार नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मानव के मूत्र से ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा कोशिश करोगे तो घर को ज़्यादा ही आप दूषित कर दोगे, बदबू आने लग जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना। आपने देखना है कि गाय का जो गौमूत्र होता है उसी में क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। क्लियर होगी बात? ये तो थी लार ग्रंथियों की बात। लार ग्रंथियों से लार स्रावित होती है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है। कार्बोहाइड्रेट होता है ये, और स्टार्च जटिल होता है, इसको सिंपल में कन्वर्ट कर देती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। आगे अगर अपने बात करें, अगला भाग है मुख गुहा के बाद है ग्रसनी। ग्रसनी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई जाएगी आपको। बायोलॉजी से संबंधित आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा और वास्तव में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी। अब देखिए अपने ग्रसनी में देखते हैं। सबसे पहले अगर अपने बात करें, अब आप ये मत सोचिए कि मैं इतना बड़ा डायग्राम कैसे बना रहा हूं। ठीक है ना? ये भाग जो है हमारी ग्रसनी का भाग है। ग्रसनी के भाग के अंदर मुख गुहा से पीछे का भाग होता है ग्रसनी, जो कि ये भाग होता है ग्रसिका। ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा इसको आप लॉजिक लगाइए। ये भाग होता है ग्रसिका का, ये भाग है मुख गुहा का। मुख गुहा का तो सबसे पहले देखिए ग्रसनी जो है वो किसको जोड़ती है? मुख गुहा को ग्रसिका से जोड़ती है। ठीक है? दूसरी बात, यहां पे मैं फैक्ट लिखता जाता हूं जिसको आप बाद में स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इस फैक्ट के अलावा इससे आगे इसमें से कुछ नहीं आएगा। ग्रसनी जो होती है वो कॉमन, जिसको अपने क्या बोल सकते हैं? कॉमन होती है किसके लिए? श्वास नली और भोजन नली के लिए। यानी ग्रसनी जो होती है वो कॉमन होती है श्वास नली के लिए और भोजन नली के लिए। ठीक है ना? उसके बाद देखिए यहां पर एक ढक्कन पाया जाता है। यहां पर एक ढक्कन पाया जाता है जिसको गांठी ढक्कन, जिसको गांठी ढक्कन या फिर इसे इंग्लिश में एपिग्लोटिस, या फिर इसको इंग्लिश में अपने क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस यानी घंटी ढक्कन। अब देखिए क्या क्या कार्य है। जब भोजन मुख गुहा से आगे की तरफ प्रवेश करता है तो ये घंटी ढक्कन जो है ये श्वास नली के ऊपर आ जाता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता। ठीक है? पहला फैक्ट।
दूसरा फैक्ट, जब भी हम श्वास लेते हैं तो घंटी ढक्कन जो है वो श्वास नली के ऊपर होता है, यानी इसकी व्यवस्था इस प्रकार होती है कि दोनों में से एक मार्ग को खुला छोड़ती है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। दूसरी चीज देखिए, जब कभी भी आपके साथ ऐसा होता है, ये इतना भाग होता है ना, ये भाग ग्रसनिका है। एक देखिए इसके अंदर अपने और बात करें कि ग्रसनिका जो है कॉमन है, मार्ग है ये श्वास नली और भोजन नली का। इसके साथ साथ ग्रसनी में यूस्टेकियन नलिकाओं के छिद्र पाए जाता है। यूस्टेकियन नलिका के छिद्र भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, यूस्टेकियन नलिका बेसिकली क्या है, कान के साथ जुड़ने वाली नलिका होती है। यूस्टेकियन नलिका के छिद्र भी पाए जाते हैं। और इससे आगे की बात, जब कभी भी भोजन, देखिए बाय द वे भोजन का कण मान लीजिए यहां पर आ गया, ठीक है ना, मुख गुहा से भोजन का कण यहां पे चला गया। अब देखिए हमारा मस्तिष्क जो है वो एक तरह का कंप्यूटर है अपनी पूरी बॉडी का, तो मस्तिष्क को पता चलेगा कि भोजन कहां चला गया, श्वास नली में। लेकिन मस्तिष्क फेफड़ों को संदेश भेजता है, लेकिन फेफड़े कुछ नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो यहां पर जो ये डायग्राम मैंने बनाया है नीचे की तरफ, ये होता है आपका डायफ्राम, ये भाग होता है डायफ्राम। तब मस्तिष्क द्वारा सूचना डायफ्राम को भेजी जाती है और डायफ्राम में संकुचन शिथिलन होता है, जिसकी वजह से इस भोजन के कण को बाहर निकाल दिया जाता है और इसे ही अपने क्या नाम देते हैं, हिचकी। क्या नाम देते हैं भाई, हिचकी। अब साइकोलॉजिकली मत सोचना कि हिचकी जब कोई याद करता है तब आती है, ऐसा कुछ नहीं होता। हिचकी क्यों आती है, आपके सामने ये रीजन रहा कि भोजन नली के अंदर, भोजन नली से अगर श्वास नली में कोई भोजन का कण प्रवेश कर जाता है तो डायफ्राम के संकुचन और शिथिलन के कारण क्या आती है, हिचकी आती है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, एक बार फिर से नजर लगाते हैं। अब ये भाग था मुख गुहा, यहां पर थी ग्रसनी, ये भाग होता है ग्रसिका का। अब अपने स्टार्ट करेंगे अगला भाग आहार नाल का, जिसका नाम होता है ग्रसिका। ग्रसिका को इंग्लिश में ओसोफेगस भी बोला जाता है। तो ग्रसिका जो है वो क्या करती है, सबसे पहले जोड़ती है किसको किससे, ग्रसनी को अमाशय से, यानी ग्रसनी को अमाशय से कौन जोड़ती है, ग्रसिका जोड़ेगी। इसका ज्यादा कुछ कार्य नहीं होता, यहां पर कोई एंजाइम नहीं पाए जाते। इसमें क्या होता है, भोजन जो होता है वो कर्माकुंचन गति करता है। भोजन जो है वो कर्माकुंचन गति से कहां चला जाता है, अमाशय में चला जाता है। साधारण से इसका यही कार्य। अब देखिए दोस्तों, आपने बहुत बार पढ़ा है कि कर्माकुंचन गति होती है, लेकिन शायद ही आपने कभी इसको ढंग से समझा है कि कर्माकुंचन गति होती क्या है। एक बार इससे हटके मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक्स्ट्रा चीज है। देखिए मान लीजिए ये कोई पाइप है, इस पाइप के अंदर आपने इतनी बड़ी बॉल डालनी है, तो क्या सीधी चली जाएगी क्या? एक बार तो चलो आप कोशिश करके और इस पाइप के अंदर इस बॉल को मान लीजिए यहां पे डाल देते हैं, लेकिन आगे क्या होगा, आगे की प्रोसेस होती है कि जैसे जैसे इस पाइप के अंदर ये जो बॉल होती है ये आगे की तरफ जाती है, तो पाइप आगे से खुलती जाती है, यानी चौड़ी होती जाती है और पीछे से वापस नॉर्मल होती जाती है। इसे ही कर्माकुंचन गति कहते हैं। तो ग्रसिका का मुख्य कार्य क्या होता है, कर्माकुंचन गति द्वारा भोजन को कहां पहुंचाना, ग्रसिका से अमाशय में पहुंचाना। और अगर अपने बात करें इसकी लेंथ की,
एक बार देखिए बेटा इसको, लेंथ, लंबाई की बात कर लो। अगर बात करें इसकी लंबाई की तो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है ग्रसिका की। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। चलो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से। ग्रसिका की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम होता है अमाशय। थोड़ा सा मैं आपको हाई लेवल का समझा रहा हूं, रेट के लेवल से ऊपर का थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। सबसे पहले देखिए, हमारे बाएं भाग में अमाशय स्थित होता है, ठीक है ना। अमाशय को स्टमक भी बोला जाता है, अमाशय को स्टमक भी बोला जाता है। अब देखिए होता क्या है कि अमाशय के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग? यहां वाला जो भाग होता है, एक तो यहां वाला भाग, और एक बिल्कुल बीच वाला भाग, और एक सबसे लास्ट वाला भाग। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है अमाशय का, इसको ऊपर वाला भाग जो होता है अमाशय का, इसको अपने बोलते हैं कार्डियक भाग। कार्डियक भाग होता है। नीचे वाला भाग होता है पाइलोरिक भाग, और सबसे बीच वाला जो ये भाग होता है, इस भाग का नाम होता है फंडस। फंडस भाग होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, ये तो थी भागों की बात। अब देखिए, जब भोजन ग्रसिका से अमाशय में प्रवेश करता है तो यहां पर एक कपाट होता है, और एक यहां पर कपाट होता है, वाल्व होता है, ठीक है ना। इस वाल्व को बोलते हैं, ये कार्डियक भाग का वाल्व है, इसलिए इसको बोला जाता है कार्डियक स्प्रिंग कटर, या फिर कार्डियक संकोचन, या फिर बोल दो कार्डियक वाल्व बोल दो। और ये पाइलोरिक भाग में स्थित वाल्व है, तो इसको अपने पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। पाइलोरिक वाल्व बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, इनका कार्य देखिए। जब भोजन ग्रसिका से अमाशय में प्रवेश कर जाता है, तो इस भोजन को वापस अमाशय से ग्रसिका में जाने से कौन रोकता है? कार्डियक वाल्व। और पाइलोरिक वाल्व का क्या कार्य होता है? जब भोजन अमाशय से ग्रहणी में प्रवेश कर जाता है, यानी छोटी आंत में प्रवेश करता है, तो उस भोजन को विपरीत दिशा में जाने से कौन रोकता है? पाइलोरिक वाल्व। इसके साथ साथ इसके अंदर एक चीज और है, वो देखो थोड़ा सा आप, यहां पे इस अमाशय की दीवारों पर श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। इसका क्या कार्य होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये अमाशय की बेसिकली संरचना है, पेशियों से बना होता है अमाशय। अब अपने थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। अमाशय जो है वो क्या करता है? जठर रस स्रावित करता है। अमाशय क्या करता है? जठर रस स्रावित करता है, यानी इसके अंदर क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, और जठर ग्रंथियां जो है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होती है। थोड़ा सा आपने इसको बड़े ध्यान से देखना है। जठर ग्रंथियां 3 प्रकार की कोशिकाएं बनाती है, जिससे 3 प्रकार की अलग अलग ग्रंथियां पाई जा सकती है, या 3 प्रकार की अपनी कोशिकाएं इनको बोल सकते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली है श्लेष्मिका कोशिका। सबसे पहली कोशिका है श्लेष्मिका कोशिका। उसके बाद की अगर अपनी बात करें तो ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल, या फिर इसको अपने हिंदी में बोल सकते हैं अम्लजन कोशिका। क्या बोल सकते हैं?
अम्लजन कोशिका, और तीसरी जो है वो होती है मुख्य कोशिका, इसे ही बोलते हैं चीफ सेल, या फिर इसे ही बोलते हैं पेप्टिक सेल। ठीक है ना, श्लेष्मिका कोशिकाएं, ऑक्जेंटिक सेल या अम्लजन कोशिकाएं, मुख्य कोशिका यानी चीफ सेल्स, या फिर इसको अपने पेप्टिक कोशिकाएं भी बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट हो गए। अब अपने देखते हैं कि किसका क्या कार्य होता है। श्लेष्मिका कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। श्लेष्मिका कोशिकाएं श्लेष्मा स्रावित करती हैं। श्लेष्मिका कोशिकाएं श्लेष्मा स्रावित करती है। श्लेष्मा जो है वो पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है। श्लेष्मा क्या होता है? पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है, जो अम्ल या फिर HCl से अमाशय की दीवारों की रक्षा करता है। अब देखिए, जब आप सुबह सुबह उठ के करते हो ना, यानी अपने मुंह से जब थूकते हो, तो पीले रंग का पदार्थ बाहर की तरफ निकलता है। वो क्या होता है? श्लेष्मा होता है। और वही श्लेष्मा, देखिए ऑक्जेंटिक सेल से अम्लजन कोशिकाएं होती है ना, ये 2 प्रकार, एक तो HCl का स्रावण करेगी और एक नेज कारक का स्रावण करेगी। किसका स्रावण करेगी? HCl और नेज कारक का स्रावण करेगी। HCl जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है। अमाशय में बेसिकली इसकी pH जो होती है वो 1.8 होती है, यानी हाईली एसिडिक होता है। तो इतनी ज्यादा एसिडिटी के अंदर ये अमाशय की जो दीवारें हैं इनको पचाने की क्षमता रखता है। लेकिन अमाशय की दीवारों पे श्लेष्मा कोशिकाएं श्लेष्मा स्रावित करती है, जो अम्ल या HCl से अमाशय की दीवारों की रक्षा करती है। क्लियर होगी बात यहां तक? उसके बाद देखिए, ऑक्जेंटिक सेल्स या अम्लजन कोशिकाएं जो है वो HCl का स्रावण करती है। ठीक है ना। अब HCl का कार्य क्या होता है? एक तो भोजन का माध्यम अम्लीय बनाना, भोजन का माध्यम अम्लीय बनाना। दूसरा कार्य क्या होता है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। दूसरा कार्य क्या होता है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। यानी सबसे पहले देखिए, हमने बात की लाइसोजाइम की। लाइसोजाइम्स को भी अगर कोई सूक्ष्म जीव उससे ना किल होता है, उसकी भित्ति अगर कोशिका भित्ति अगर ना खत्म हुई, यानी सूक्ष्म जीव अगर ना नष्ट हुआ, तो वो अमाशय में चला जाएगा। अमाशय में जाते ही HCl उसको क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। तो कभी अगर आपसे चिंटी वगैरह खाई जाए भोजन के साथ, तो आपको तनिक भी अफसोस नहीं करना, क्योंकि जैसे ही वो आपके अमाशय के अंदर जाएगी वो ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगी। क्लियर होगी बात यहां तक? नेक्स्ट देखिए, HCl का और क्या कार्य होता है वो थोड़ा सा आगे देखेंगे। नेज कारक की बात कर लेते हैं। नेज कारक जो होता है वो विटामिन, नेज कारक विटामिन, एक मिनट रुकिए आप। नेज कारक मुख्य रूप से किसका पाचन करता है? नेज कारक जो है वो विटामिन B12 का या विटामिन 12 का जो है वो अवशोषण करता है। क्लियर होगी बात है? उसके बाद अपने मुख्य कोशिकाओं की बात करें। मुख्य कोशिका चीफ सेल्स या फिर मुख्य कोशिकाएं जो होती हैं, ये मुख्य कोशिकाएं पेप्सिनोजन का स्रावण करती है। मुख्य कोशिकाएं किसका स्रावण करती है? पेप्सिनोजन का स्रावण करती है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, हमने बात की थी अमाशय के अंदर श्लेष्मा कोशिका, ठीक है ना, अम्लजन कोशिका,
और सबसे लास्ट में हमने बात की थी मुख्य कोशिका, या फिर जिसको अपने पेप्टिक कोशिका भी बोला जाता है। अब मुख्य कोशिकाएं जो है वो पेप्सिनोजन का स्त्रावण करेगी। अब इस पेप्सिनोजन के बारे में देखिए। पेप्सिनोजन जो होता है ये बदला जाता है पेप्सिन में। पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट किया जाता है? पेप्सिन में। अब क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि पेप्सिनोजन जो होता है वो निष्क्रिय होता है। पेप्सिनोजन निष्क्रिय होता है, जबकि पेप्सिन जो है वो सक्रिय होता है। अब कौन पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा? HCl, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और HCl किसके द्वारा स्त्रावित हुआ था? अम्लजन कोशिका या ऑक्जेंटिक सेल द्वारा HCl जो स्त्रावित हुआ था वो पेप्सिनोजन जो निष्क्रिय अवस्था में है उसको सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए ये पेप्सिन क्या करेगा? ये पेप्सिन जो है प्रोटीन को, भोजन के साथ जो हम प्रोटीन को खाते हैं उसको पेप्टाइड, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? पेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। कौन कर देगा? पेप्सिन। अब ये इसका वर्क होता है। क्लियर होगी बात है? यहां पे हमने ये सारा कुछ सिस्टम देख लिया कि क्या होता है क्या नहीं होता। उसके बाद इससे संबंधित अपने कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। जैसे फैक्ट में अगर अपनी बात करें तो अगर ज्यादा मात्रा में अम्ल का स्त्रावण हो जाए अमाशय के अंदर तो उससे एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी देखिए क्या होता है? एसिडिटी जिसको अम्लता बोलते हैं, एसिडिटी किससे होती है? ज्यादा HCl स्त्रावण से होती है। क्या क्या कारण होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या क्या कारण होता है जिससे एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी देखिए, एक तो धूम्रपान से, एक च्युइंगम से, ठीक है ना, समय परिवर्तन से। किसके समय परिवर्तन से? भोजन के समय को परिवर्तित अगर कर दिया जाए तो उससे भी क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। और अगला एक कारण और है एसिडिटी का, वो क्या है? मसालेदार भोजन। मसालेदार भोजन से भी क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। अब एसिडिटी का निवारण देखिए। एसिडिटी के निवारण के लिए हम एसिडिटी के निवारण के लिए हम एंटी एसिड का यूज करते हैं। और एंटी एसिड के रूप में भी हम किसका यूज करते हैं? बेसिकली MgOH के होल्टवाइज को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। अब सिंपल सी बात है कि हमारे घर में जो सर्फ होती है जिससे हम कपड़े धोते हैं वो भी तो एक तरह का क्षार ही होता है, उसकी फाकी मार लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि वो प्रबल क्षार होता है, जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार होता है। जो करता क्या है देखिए, HCl प्लस MgOH की होल्टवाइज क्या बना देगा? MgCl2 और H2O, और इससे क्या हो जाएगी? एसिडिटी दूर हो जाएगी। क्लियर हुई बात यहां तक? नेक्स्ट देखिए, इससे जुड़े हुए ही बेसिक से फैक्ट की अपने बात करते हैं। कुछ मात्रा में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम का भी स्त्रावण होता है, यानी बहुत कम मात्रा में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम का भी यहाँ पे स्त्रावण होता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक प्रकृति का वरदान, रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम जब बच्चा जन्म लेता है तो मां का जो दूध होता है जिसको अपने खीस बोलते हैं, उस दूध के अंदर और थोड़ी समय बाद तक दूध के अंदर प्रोटीन होती है कैसिन। दूध के अंदर प्रोटीन होती है कैसिन। कैसिन प्रोटीन को पचाने के लिए, कैसिन प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? रेनिन।
रेनिन एंजाइम आवश्यक होता है। अब हमारे उम्र के लोगों में नहीं होता रेनिन, क्योंकि हम वयस्क हो चुके हैं। ये शिशु अवस्था में ही हमारे आमाशय के अंदर रेनिन एंजाइम स्रावित होता है। क्लियर हुई बात यहां तक? नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो अल्सर, एक होता है अल्सर। अब देखिए अल्सर क्या होता है, सीधा सा देखिए। अगर हम ठूस ठूस के भोजन खाएं, ज्यादा मात्रा में भोजन खाएं, तो ये भोजन जल्दी से कहां प्रवेश कर जाएगा? छोटी आंत में प्रवेश कर जाएगा। और जल्दी से भोजन जब छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है तो उसका पाचन थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। उस कंडीशन में उससे क्या हो जाता है? अल्सर हो जाता है, घाव हो जाता है। और अल्सर जो है वो आंत में होता है। अल्सर को डायग्नोज करने के लिए, अल्सर को डायग्नोज करने के लिए एक यंत्र काम में लिया जाता है जो पूर्ण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर आधारित होता है, जिसका नाम होता है एंडोस्कोपी। जिसका नाम क्या होता है? एंडोस्कोपी। यानी आपके मुंह के अंदर से एक पाइप डाली जाती है, उसके आगे सूक्ष्म कैमरा होता है जिसको कंप्यूटर पे प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। उससे पता लगाया जा सकता है। उसके साथ साथ देखिए, ये तो थी सामान्य सी बातें। इसके साथ साथ अपनी बात कर लेते हैं दांतों के बारे में। हमने बात की थी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करते हैं पीछे वाली। दांतों के बारे में बात की थी तो चूहों के अंदर ध्यान दीजिए, चूहे हमेशा कुतरते रहते हैं, हर एक चीज को कुतर देते हैं। दांत चूहों के अंदर इंसाइजर दांतों की लंबाई को कम करने के लिए चूहे हर समय किसी ना किसी वस्तु को कुतरते रहते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हाथी के जो आगे निकले हुए जो दांत होते हैं वो कौन से दांत होते हैं? कैनाइन दांत होते हैं। क्लियर होगी? इसके बाद में अपने बात करते हैं कि हमें डकार क्यों आती है। देखिए भाई, डकार आनी आवश्यक है, लेकिन किस समय आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय अगर डकार आ जाए तो बहुत गलत बात है। डकार का आवश्यक समय होता है खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद डकार आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारा जो हमने आमाशय के अंदर पढ़ा था कि यहाँ पे पाइलोरिक वाल्व होता है, पाइलोरिक वाल्व जब बंद होता है तब हमें डकार आती है। तो हम ठूस ठूस के भोजन खाए जा रहे हैं, आवश्यकता से अधिक भोजन खाए जा रहे हैं, तो वो भोजन डायरेक्ट ही आमाशय से आगे दबाव पड़ने के कारण छोटी आंत में चला जाएगा और पाइलोरिक वाल्व बंद होगा, तब हमें डकार आती है, ठीक है ना। तो डकार आनी अति आवश्यक है, लेकिन किस टाइम आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ चुके हैं आमाशय के बारे में, और बहुत ही हम डीपली पढ़ चुके हैं आमाशय के बारे में। इससे बाहर आमाशय में नहीं आएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और है इसके अंदर, देखिए सर्वाधिक प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आमाशय में होता है। सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है? आमाशय में होता है। क्लियर हुई बात? ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम अगली वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो, कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, राजस्थान जीके का है, सारा कोर्स मिलेगा। धन्यवाद।